नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और वहां पर संविधान पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिना देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखो, भारत में न्याय संबंधी कार्य को करने का दायित्व न्यायपालिका को प्राप्त है। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। अर्थात ऊपर से निचले स्तर तक एक ही श्रृंखला में न्यायपालिका है। ऐसे में ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के लिए अलग न्यायपालिका है और राज्य सरकार के लिए अलग न्यायपालिका है। अर्थात ऊपर से नीचे तक एक श्रृंखला में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अर्थात जिला न्यायालय होता है। तो आज हम सबसे ऊपर के न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे और इसे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। देखो, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 में किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी, उसी संघीय न्यायालय के प्रतिरूप के रूप में स्वतंत्रता के उपरांत हमारे सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। अगर गठन की बात करें तो न्यायाधीश के गठन का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 1 में किया गया है। देखो, संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा तथा एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश अर्थात 8 न्यायाधीश होंगे, परंतु क्रम से इनकी संख्या बढ़ती गई जो संसद द्वारा बढ़ाई जाती है। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, ठीक है। पहले 31 थी तो 31 से बढ़कर 34 कर दी गई है। तो एक बार ध्यान से समझते हैं। देखो, मूल संविधान में 8 न्यायाधीश थे, जिनमें 7 अन्य न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। मूल संविधान में 8 न्यायाधीश थे, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। तो ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 में किया गया है, ठीक है। नियुक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 में किया गया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन डायरेक्ट राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करते। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर ही करते हैं, ठीक है। खुद से नहीं करते, न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर। इसमें भी इनकी एक कोलेजियम व्यवस्था होती है। तो अब हम कोलेजियम व्यवस्था को भी देख लेते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की मंडली होती है, जिसे हम कोलिजियम कहते हैं। अर्थात कोलिजियम की सलाह पर, उन 5 न्यायाधीशों की मंडली की सलाह पर, जिसे हम कोलिजियम कहते हैं, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर, जिसे कोलिजियम कहते हैं। अगर योग्यता की बात करें तो भारत के जो न्यायाधीश हैं उनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 3 में किया गया है। भारत में योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 124 के खंड 3 में किया गया है, मिलता है। तो पहली क्या योग्यता होनी चाहिए कि भारत का नागरिक हो,
पहली योग्यता होनी चाहिए भारत की नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक न्यायाधीश में कार्यरत हो। अगली योग्यता क्या होनी चाहिए? कम से कम 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकील रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर दी गई योग्यता नहीं है, अर्थात भारत का नागरिक तो होना चाहिए लेकिन आगे की जो योग्यता है वो नहीं है, तो राष्ट्रपति की दृष्टि में एक विधिवेता अर्थात कानून का विशेष जानकार हो, तो वह भारत का न्यायाधीश बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद में शपथ की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और शपथ का वर्णन अनुच्छेद 124 के खंड 6 में मिलता है। इसके बाद कार्यकाल की बात करें, देखो शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। ये इससे पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात इनके हटाने की जाए कि इन्हें कैसे हटाया जाता है, हटाने की विधि या प्रक्रिया कैसे होती है, तो यदि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश में साबित कदाचार अर्थात वो घूस लेते पकड़े जाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं जो संविधान के विरुद्ध है, असमर्थता मिलती है, तो उन्हें पद से हटाया दिया जाता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश में साबित कदाचार या असमर्थता मिलती है तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है और हटाने संबंधी जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 4 में तथा 124 के खंड 5 में मिलते हैं। इसमें हटाने के लिए कैसे हटाते हैं उन्हें? इसमें इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में 100 लोगों के हस्ताक्षर अनिवार्य है तथा राज्यसभा में 50 लोगों के हस्ताक्षर प्रस्तावों पर होने चाहिए। इसके बाद एक समिति बनाई जाएगी जो यह देखती है कि न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं वो कदाचार या असमर्थता है या नहीं। यदि रिपोर्ट में न्यायाधीश कदाचार या असमर्थ मिलते हैं तो प्रस्ताव को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति न्यायाधीश को उनके पद से हटा देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाता है। देखो संसद में, लोकसभा में उस प्रस्ताव पर 100 लोगों के हस्ताक्षर होते हैं। उसके बाद राज्यसभा के 50 लोगों का हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। उसके बाद एक समिति बनाई जाती है जो यह देखेगी कि उक्त न्यायाधीश कदाचार या असमर्थ है या नहीं है, और रिपोर्ट के बाद अगर न्यायाधीश कदाचार या असमर्थ मिलता है तो प्रस्ताव को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तथा राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके न्यायाधीश को उनके पद से हटा देते हैं, राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाता है। देखो वी रामास्वामी के संबंध में यह प्रस्ताव लाया गया था हटाने की प्रक्रिया के संबंध में, ठीक है। वी रामास्वामी के संबंध में यह प्रस्ताव लाया गया था परंतु पारित नहीं हुआ और यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया, ठीक है। वी रामास्वामी के संबंध में यह प्रस्ताव लाया गया था परंतु पारित नहीं किया तथा खारिज हो गया, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की वेतन की बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 125 में मिलता है वेतन संबंधी, और सीजेआई अर्थात मुख्य न्यायाधीश की जो सैलरी होती है, वेतन होता है, वो 2,80,000 होता है, जबकि अन्य न्यायाधीश का वेतन जो होता है वो 2,50,000 होता है, ठीक है। इसके बाद हम तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें, अर्थात अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम है अर्थात गणपूर्ति कोरम की आवश्यकता में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम है तो गणपूर्ति या कोरम की आवश्यकता के क्रम में ही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में जगह दी जाती है और जिसका वर्णन अनुच्छेद 127 में है, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? सबसे पहले इसका प्रावधान अनुच्छेद 127 में है।
गणपूर्ति जिसे कोरम कहते हैं कि आवश्यकता के क्रम में ही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में जगह दी जाती है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या कम है तो हाई कोर्ट के जो सदस्य हैं उन्हें, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जगह दे दी जाती है। इसके बाद आते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिसका वर्णन अनुच्छेद 128 में। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो जाती है तो लघु समय के लिए अर्थात कम समय के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में बुला दिया जाता है, लेकिन लघु समय के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो जाती है तो लघु समय के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाता है। अब हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मूल अधिकारिता। सबसे पहले क्या देखते हैं हम? मूल अधिकारिता, जो अनुच्छेद 131 में जिसका वर्णन मिलता है। इसमें 3-4 पॉइंट है, वो देखते हैं। देखो, यदि भारत और राज्य के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। ठीक है, भारत और किसी एक पर्टिकुलर कोई राज्य है उसके बीच अगर विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में केस कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। यदि एक से अधिक राज्यों और भारत के मध्य विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में मुकदमा जो है, जो केस है, वो सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। तीसरा पॉइंट, यदि कुछ राज्यों का समूह है और भारत प्लस के कुछ राज्य, मतलब कि कुछ ऐसे राज्य जो भारत के साथ है और कुछ राज्यों का समूह है, उनके मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में मुकदमा है सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। और यदि किसी राज्य और राज्य के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएगा। लेकिन इसमें एक नोट हमेशा याद रखना है कि यदि राज्य के मध्य, दो राज्यों के मध्य नदी जल विवाद होता है तो इसके लिए अनुच्छेद 262 के तहत विशेष प्रावधान है। ठीक है, नदी जल विवाद में जो केस है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, उसमें अनुच्छेद 262 के तहत विशेष प्रावधान है। दूसरा जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है वो रिट अधिकारिता है, जो अनुच्छेद 139 में। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट या अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट अधिकार प्राप्त होते हैं। देखो, इनका वर्णन अनुच्छेद 32 में जो मौलिक अधिकारों में उनमें किया गया है और हमने वहाँ पे आपको डिटेल से बताए थे कि ये 5 रिट कौन सी होती है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मौलिक अधिकारों में इन्हें ध्यान से पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ पर हमने पॉलिटी से रिलेटेड सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। इसके बाद आता है अभिलेख न्यायालय, जिसका वर्णन अनुच्छेद 129 में। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वह निर्णय उसके स्वयं के लिए तथा उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक कानून बन जाता है। ठीक है, किसी भी केस पर अगर कोई निर्णय दिया जाता है तो वह जो निर्णय होगा वो उसके खुद के लिए तथा उसके नीचे जो न्यायालय उनके लिए एक कानून के समान होता है, एक प्रकार का अभिलेख होता है और इसे ही हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं। इसके बाद में है अपीलीय न्यायालय, अनुच्छेद 132 के तहत इसका वर्णन मिलता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे बड़ा न्यायालय है वहाँ अपील कर सकते हैं। इसके बाद में सलाहकारी अधिकार। देखो, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, परंतु राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सलाहकारी न्यायालय अनुच्छेद 143 के तहत है और राष्ट्रपति को अगर सुप्रीम कोर्ट की सलाह की आवश्यकता होती है तो वो सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद न्यायिक पूर्णावलोकन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 137 में मिलता है। ठीक है, इसके तहत यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय देता है तो वह खुद के निर्णय की समीक्षा बाद में कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कार्यपालिका और विधायिका कुछ ऐसे निर्णय देते हैं जो संविधान के विपरीत है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है और उस प्रस्ताव को रद्द कर सकते हैं। न्यायिक पूर्वावलोकन में क्या है? खुद के निर्णय देने के बावजूद
उस निर्णय पर जो उन्होंने खुद ने दिया है उस निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं, अर्थात जांच दोबारा से कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। उसके बाद यदि कार्यपालिका और विधायिका कुछ ऐसे निर्णय देते हैं जो संविधान के विपरीत है तो सुप्रीम कोर्ट उनकी जांच कर सकता है और उस प्रस्ताव को रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त है, जैसे संविधान की व्याख्याता, अर्थात संविधान के किसी शब्द की या किसी संविधान के पार्ट की व्याख्या करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो व्याख्या ही करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो संविधान का संरक्षक होते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो संविधान का संरक्षक होता है, ठीक है, उनकी रक्षा करते हैं। तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।